नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जितने भी दर्शक फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब से जुड़े हैं उनके लिए खुशी की खबर है। दोस्तों, ये 7 बजे का जो बुलेटिन आप रोज़ाना सदैव देखते हैं वो अब आप फेसबुक पर भी 7 बजे लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसी व्यवस्थाएं हम बढ़ाने जा रहे हैं सोशल एक्टिविटी को। और दोस्तों, जो सोशल एक्टिविटी के माध्यम से जो लाइव कवरेज जितनी भी फेसबुक के माध्यम से बनती है वो भी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो यूट्यूब का जो चैनल है हमारा इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा और फेसबुक की सोशल गतिविधियां हम अब बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 2-4-5 दिनों में ही हमारी जो 7 बजे की बुलेटिन है वो आप फेसबुक पर पेज पर लाइव देखेंगे। तो फेसबुक साफ संदेश का पेज जो है हमारा साफ संदेश भारत का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा। और दोस्तों, इसके ऊपर हम अपनी सारी आगे की सोशल एक्टिविटी जो है वो प्रसारित करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश के 7 बजे बुलेटिन का कार्यक्रम आज प्रारंभ करते हुए हम आपको बताएं तो दोस्तों, क्षेत्र की आज भी तमाम खबरों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रदेश की और देश की मुख्य खबरें भी आपको दिखाएंगे, अपडेट करेंगे आपको उससे। और दोस्तों, मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज 16 मई को क्या विशेष दिवस है इससे। तो 1975 को दोस्तों आज ही के दिन भारत का मुख्य राज्य सिक्किम का 22वें राज्य के रूप में जो है पदार्पण हुआ था। और स्थापना दिवस आज के दिन सिक्किम की धूमधाम से मनाई जाती है। तो कुल मिला के भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को जो है मान्यता मिली थी। और 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री दोस्तों आज ही के दिन बने थे। और इसके अलावा 2014 को आज ही के दिन 16वीं लोकसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जो अब कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री का, वो दूसरा कार्यकाल है। और अब आगे जो चुनाव होंगे वो आम चुनाव 2024 को होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सिक्किम का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, विक्रम संवत 2079 ये चल रहा है। और आज बैसाख पूर्णिमा है, इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का आज के दिन जन्म हुआ था। तो उनकी जयंती दोस्तों अनेक देशों में, लगभग दर्जन के करीब देशों में भगवान गौतम बुद्ध को मनाने की परंपरा जो है वो लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोस्तों इस अवसर पर नेपाल की यात्रा में है। और नेपाल में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है और वहाँ जन्म स्थल पर भी आज गए थे और मंदिर में याचना भी की थी। और उनका संबोधन भी वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया होगा, आपने सुना होगा। और इसके अलावा कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है दोस्तों। और विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है। और जिन देशों में दोस्तों इनकी मान्यता है, इनको मानते हैं, उन देशों के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, भारत नेपाल के अलावा चीन, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड और जापान और कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया के अलावा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसमें भी गौतम बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या बड़ी संख्या में है। और दोस्तों, बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष है, वहाँ भगवान गौतम बुद्ध द्वारा तपस्या की गई थी। और सत्य की खोज के लिए भगवान गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो ये आज का खास दिवस। और इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करें तो आज जो पूरे भारत में चर्चा रही एक ये ऐसी खबर की, जिस खबर के बारे में दोस्तों पूरा भारत जानने को उत्सुक होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था। और पिछले 2 दिनों से जो सर्वे हुआ था उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको लेकर आज भी सर्वे हुआ। और आज ये सर्वे लगभग 2.5 घंटे के लिए चला, करीब 12:30 बजे आज ये सर्वे कंप्लीट हुआ। और आज तीसरा दिन था
सर्वे का। और दोस्तों सर्वे में जो चीज़ निकल कर आज आई उसने पूरे भारत में एक प्रकार से हिंदुओं में विशेषकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि हम आपको बताएं तो दोस्तों ज्ञान व्यापी में जो लगातार सर्वे चल रहा था उस सर्वे में एक एक चीज़ें जो निकल कर आई है और उसको सजोकर सहज कर रखा गया है। और संभवतः आज हाईकोर्ट को शिवलिंग जो मिला था उसके बारे में बता दिया गया है। और सारी की जैसे ही शिवलिंग मिलने की जानकारी आज दोस्तों हाईकोर्ट में दी तो हाईकोर्ट ने भी तुरंत ही तत्काल प्रभाव से जो है जहां शिवलिंग मिला था दोस्तों वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और पूरी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर आज नए दिशा निर्देश दोस्तों जारी कर दिए गए। मैं आपको बताऊं तो जो मस्जिद परिसर के बीच में एक तालाब है और तालाब में एक कुएं नुमा बीच में भाग है, ज़्यादा वो गहरा नहीं बताया जा रहा है। उस तालाब के उस हिस्से में जहां मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के पहले अब वज़ू करने का जो उनका स्थान था उस तालाब में दोस्तों वहां शिवजी का जो विश्वनाथ का दोस्तों शिवलिंग था वो मिला है। और ये प्राचीन शिवलिंग मैं आपको बताऊं तो 4 फीट लंबा है और इसका व्यास भी दोस्तों बहुत बड़ा बताया जा रहा है। तो कुल मिला के इस शिवलिंग के मिलने के बाद में हिंदू अनुयायियों में खुशी की लहर है। और जिस वक्त शिवलिंग मिला था उस तालाब का पानी पूरा का पूरा निकाला गया था और जब शिवलिंग उसमें मिला तो हर हर महादेव के नारे दोस्तों मस्जिद में गूंजने लगे थे। और जो हिंदू पक्ष के भी लोग वहाँ थे उन्होंने खुशी का इजहार किया। और जो सोहनलाल आर्य है याचिकाकर्ता दोस्तों उन्होंने भी कुछ बाध्यता भी बताई कोर्ट की वजह से, पूरी जानकारी तो नहीं दी लेकिन इतना ज़रूर कहा कि बाबा विश्वनाथ मिल चुके हैं। नंदी की जो इंतज़ार था लंबा इंतज़ार नंदी को नहीं करना पड़ा और बाबा विश्वनाथ आज मिल चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो शिवलिंग मिला है उसके बाद में कोर्ट भी हरकत में आया और दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो इस प्रकार से है दोस्तों। ये सिविल कोर्ट का आदेश था सर्वे का और सिविल कोर्ट को कल संभवतः पूरे डॉक्यूमेंट्स जो तथ्य है वो सारे के सारे सौंप दिए जाएंगे। और जैसे ही कोर्ट को आज इन चीज़ों की जानकारी दी गई, सर्वे कंप्लीट हुआ और क्या उसमें मोटा मोटी मुख्य रूप से निकल कर आया है, उसके बाद में कोर्ट ने दोस्तों आज दिशा निर्देश जारी कर दिए कि मात्र 20 मुस्लिम ही इसमें नमाज पढ़ पाएंगे और जहां शिवलिंग मिला है वहां अब वज़ू करने की इजाज़त नहीं होगी। उस स्थान को सील कर दिया गया है और सीआरपीएफ की तैनाती जो है वहां कर दी गई है। और मस्जिद के बाहर भी दोस्तों भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हिंदू चिन्ह निकले हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान ना हो, उन स्थानों का किसी प्रकार से नुकसान ना हो और वहाँ किसी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए पूरी मस्जिद की सुरक्षा को आज बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों वहाँ त्रिशूल, स्वास्तिक, शंख और कलश आदि दोस्तों बहुत अनेकों सामान जो है यहाँ निकला है जो कि सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये सामान है। और तालाब में मिले आज शिवलिंग के बाद में एकाएक दोस्तों पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। और मदन मोहन यादव जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं दोस्तों उन्होंने भी इस विषय में बताया कि अब हमने याचिका भी लगाई थी कि इसको सहज कर रखा जाए और कोर्ट ने उसका पालन भी किया और कोर्ट ने एक प्रकार से उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और जिस प्रकार से ज्ञान व्यापी मस्जिद में दोस्तों ये चीज़ें पाई गई है और वहाँ से अब जो है खबरें निकल कर आ रही है वो हिंदुओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएं कुछ नेताओं के
जो बयान है दोस्तों वो आज चर्चा का विषय रहे। विशेषकर ओवैसी का आज बयान आया दोस्तों, जो शिवलिंग निकला और जिस प्रकार की खबरें आज चल रही है उसको लेकर कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसके ऊपर दोस्तों पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह जो है हिंदू नेता, केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने बयान दिया कि ओवैसी के लिए कि जिन्ना बनने की कोशिश ना करे और कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट में विश्वास रखें, भरोसा रखें और संविधान में विश्वास रखें और जिन्ना बनने की कोशिश आप ना करें, डराने की धमकाने की कोशिश भी ना करें। तो इस प्रकार की बयानबाजियां दोस्तों चल रही है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी तक कुछ नहीं मिला, ये मात्र कोरी अफवाहें हैं। जबकि हिंदू पक्ष ने आज खुशी जताई और कहा कि सर्वे में बहुत कुछ मिला है। आज पवित्र दिन है और आज भगवान गौतम बुद्ध का भी जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर का एक प्रकार से वजूद मिला है और जो शिवलिंग मिला है वो आज के बहुत ही पवित्र दिन में मिला है। तो कुल मिला के आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और दोस्तों 17 मई को कल जो है कोर्ट में ये एविडेंस दिए जाएंगे। 12 फीट और 8 इंच का शिवलिंग का व्यास बताया जा रहा है। 4 फीट लंबा शिवलिंग है, तो विशाल का ये शिवलिंग मिला है दोस्तों। और जिस प्रकार से 75 फीट लंबे मलबे पत्थरों के दोस्तों, 24 फुट लगभग चौड़ाई उनकी बताई जा रही है, 15 फीट ऊंचाई भी बताई जा रही है। तो वो जो मलबा था उसमें हिंदू देवी देवताओं के दोस्तों जो खंडित मूर्तियां हैं आदि अनेकों ऐसी चीज़ें हैं, उनका अलग से उनको लेकर याचिका लगाने की भी मांग आज थी। और जिस प्रकार से हिंदू पक्षकार थे उन्होंने ऐसी तैयारी कर रखी है कि अब इस मलबे को पूरी तरह से तराशा जाएगा और उनके ऊपर से मिट्टी हटाई जाएगी और उनको जो मूर्तियां हैं खंडित, उनको उनका सर्वे अलग से जो है अब किया जाएगा। तो दोस्तों ज्ञानव्यापी से आज ये ज्ञान की चीज़ें निकल कर आई है। इसके अलावा दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर कल जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हुई थी उसको लेकर चर्चाओं का बाजार रहा और राकेश टिकैत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो गुट अलग हुआ है, जो दो फाड़ हुए दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ उनका तालमेल बता दिया गया, उनकी आस्था बता दी गई और उनके दिशा निर्देशों से ही ऐसा हुआ है बोलकर कहा गया। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में दोस्तों भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल अब बना लिया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत अब राजनीति करने लगे थे और एक राजनीतिक दल का खुलकर साथ देने लगे थे, इसलिए ये दरार जो है भारतीय किसान यूनियन में आई थी। इसके अलावा दोस्तों हम कांग्रेस के चिंतन शिविर की बात करें तो वो चिंतन शिविर पूर्ण हो चुका है और दोस्तों इस चिंतन शिविर में क्या निकल कर आया है उसके बारे में हम आपको बताएं तो 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अब जो चीज़ें निकल कर आई है दोस्तों उसमें आने वाले समय में जब चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अगस्त में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सकती है संभवतः, तो अगस्त में जब चुनाव होगा तो लगभग राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से नेताओं ने राहुल गांधी को और विशेषकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोस्तों जमकर पैरवी जो है राहुल गांधी की और उसका रीज़न भी बताया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनको राजस्थान में कोई नहीं छेड़ेगा और वो अपनी एक पारी और राजस्थान में खेलने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। और जिस प्रकार से सचिन पायलट है उनसे वो नाराज़ भी थे, तो कुल मिला के सचिन पायलट के लिए अब राहें मुश्किल हो चली है और यही खुशी अशोक गहलोत को थी और अशोक गहलोत ने एक प्रकार से अपनी जो इच्छा थी वो इच्छा राष्ट्रीय कांग्रेस पर थोप कर और एक बार पुनः कांग्रेस गांधी परिवार से चली और गांधी परिवार तक का सफ़र इस चिंतन शिविर में पूरा कर लिया है। तो नया कुछ भी नहीं निकला दोस्तों। जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने कहा था कि अब पार्टी के लिए कुछ बड़ी कुर्बानी करने का समय आ गया, तो उनकी मंशा कहीं ना कहीं ये थी कि अब गांधी परिवार से दोस्तों कांग्रेस का कोई अध्यक्ष ना बने और
अध्यक्ष जो बने वो गांधी परिवार से अलग बने, ताकि अच्छा मैसेज जाए भारत में। और जिस प्रकार की कयास लगाई जा रही थी, G23 के नेता भी थे, और उन नेताओं ने दोस्तों जिस प्रकार से कांग्रेस की खबर ली और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर चला, उस बयानबाजी से तंग आकर ही सोनिया गांधी ने संभवतः ऐसा कहा होगा, और सोनिया गांधी की इस चीज़ को चलने नहीं दिया गया। जो 100 के करीब प्रमुख नेता थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के हाथ में बागडोर रहे, तो उन 100 के करीब जो नेता है उनके स्वार्थों की कहीं ना कहीं पूर्ति होती होगी। इसीलिए 100 नेता करीब ऐसे हैं जो कांग्रेस का जो वजूद है वो गांधी परिवार के अलावा नहीं चाहते हैं। ये उनकी आप भक्ति माने, या फिर उनका कोई स्वार्थ हो, या फिर उनकी कर्तव्यनिष्ठता आप मान सकते हैं। तो ये दोस्तों चिंतन शिविर था जिसमें निकल कर आया कि अब 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करने जा रही है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये यात्रा जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व में की जाएगी, और अगस्त में चुनाव की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। इसको लेकर 15 जून आने वाला माह दोस्तों जिला स्तर पर जन जागरण अभियान भी कांग्रेस की तरफ से चलेगा। तो कांग्रेस अब एक्टिव होने वाली है, और संगठन, युवा और राजनीतिक न्याय सशक्तिकरण समिति, आर्थिक समिति, कृषि समिति, आज इन सभी पक्षों ने मिलकर इस चिंतन शिविर में जो निचोड़ निकाला है दोस्तों, वो निचोड़ इस प्रकार से ही निकाला, क्योंकि रियल में जो चिंतन होता है दोस्तों, क्यों हम हारे, क्यों प्रदेश दर प्रदेश हम हारते जा रहे हैं, और क्यों पीटे, किस कारण जो पार्टी है वो घिसती जा रही है, और क्यों लड़खड़ाए, क्यों हमारे वोट कम हो रहे हैं, क्यों हमारी उपस्थिति कम हो रही है, क्यों हमारी स्वीकार्यता प्रदेश में, देश में घटती जा रही है, क्यों लोग कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। तो ऐसे सभी विषयों पर चिंतन एक प्रकार से होता है, लेकिन चिंतन ये नहीं था, चिंतन ये था कि किस प्रकार से सत्ता में वापसी हो। और दोस्तों ये भी होना भी चाहिए, पार्टियों का मुख्य टारगेट ये होता है, लेकिन चिंतन का जो असल विषय था वो आप भी समझते होंगे। और जिस प्रकार से चिंतन का एक शुद्ध शब्द जो निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं अपनी समीक्षा करना होता है, और अपने पूरे अब तक के कैरियर पर, अपने पूरे अब तक के समय पर जो है पूरी की पूरी चिंताएं करना, और लोगों की राय लेना, नेताओं की राय लेना, और उन सभी राय से और पाठकों की राय से और जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी राय से जो चीज़ें निकल कर आती है वो चीज़ें चिंतन में उनका निचोड़ जो है वो निकालना पड़ता है। तो ये ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक चीज़ें निकाल कर सामने रखी है, और 6 मंत्र कांग्रेस ने निकाले हैं। इसमें जो नेतृत्व है वो बदला जाएगा, तो नेतृत्व राहुल गांधी का होने ही जा रहा है। और इसके अलावा मशीनरी जो पार्टी की संगठन की गतिविधियां हैं वो मजबूत की जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए दोस्तों एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कांग्रेस में बनेगा, और उसमें बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, मैनेजमेंट को मजबूत करना है। और हर पीसीसी में पॉलिटिकली अफेयर्स कमेटी का गठन भी होगा, और इसमें युवाओं की अलग अलग कैटेगरी होगी, और युवाओं को एक प्रकार से पीसीसी के माध्यम से कमांड दी जाएगी। तो ये पक्ष भी कांग्रेस अब मजबूत करने जा रही है, और एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके एक संदेश, एक मैसेज दिया जाएगा। और जनता जनार्दन, एक प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस जनता से पैदा हुई ये कहा, और जनता के अंदर दोबारा जाके अपना खोया हुआ विश्वास कांग्रेस को प्राप्त करना है। खोया हुआ तो नहीं कहा, लेकिन विश्वास पुनः प्राप्त करना है। इसका मतलब विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। ये सीधे शब्दों में ज़रूर पार्टी ने चिंतन के दौरान स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैसेज कांग्रेस का सही मायने में यही रहा होगा। और कुल मिला के कांग्रेस का चिंतन शिविर में कांग्रेस अब एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों कांग्रेस का मजबूत होना इतना ही ज़रूरी है जितना देश की तरक्की में एक प्रकार से योगदान होता है, क्योंकि दोस्तों एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके सामने एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता देश के सभी क्षेत्रों में होती है। और प्रत्येक देश में एक प्रकार से मजबूत विपक्ष उस देश की दूरी होता है। तो यहाँ कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कांग्रेस मजबूत ना हो तो यहाँ
विपक्ष उभर कर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय दानका समाज युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया कल, और इसको लेकर दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष विनोद खन्ना की अनुशंसा पर कुछ कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। और उसमें अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो राजेंद्र कामत है, उनको प्रदेश प्रभारी का पद दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य कार्यकर्ताओं में अजय कुमार खानपुरा को झुंझुनू का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और महेश चंद्र अलवर के जिलाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा जोगेंद्र सिंह को बिरानी के हैं जो कि उनको जिला सचिव नियुक्त किया गया है, और गोपाल कुमार को नीमका थाना का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा राम प्रसाद को जिला प्रचार प्रसार मंत्री बनाया गया है। तो ये एक प्रकार से फेरबदल इसमें कार्यकारिणी में किया गया है। और अमरचंद देरान को जयपुर के लिए विधि सलाहकार अर्थात प्रदेश का विधि सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बादरा की बेटी मोनिका श्योराण की हम आपको एक खबर बताते हैं। मोनिका श्योराण सोमवीर श्योराण की पुत्री है दोस्तों, जो सोमवीर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर है। और दोस्तों मोनिका श्योराण ने पहले ही बादरा का काफ़ी बार नाम रोशन किया और कई पदक जीतकर गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीते हैं, तो प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। और आने वाली 27 से 29 मई को इसी 2002 में दोस्तों तुर्की में विश्व बीच कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है मोनिका श्योराण। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, और इसमें इसका जो टूर्नामेंट है वो 27 से 29 मई के बीच में होने जा रहा है। और राजस्थान की ये एकमात्र खिलाड़ी भी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अब तक पहले भी विदेश में जा चुकी है, लेकिन अब तक जो गोल्ड जीते हैं तो 2 गोल्ड सीनियर प्रतियोगिताओं में अब तक जीते हैं, और 1 सिल्वर सीनियर प्रतियोगिता में जीता, जबकि ये कांस्य भी सीनियर प्रतियोगिता में वो जीत चुकी है। और जूनियर में भी ये कांस्य जीता था, और सब जूनियर में 2 कांस्य पदक अब तक मोनिका ने जीते हैं। तो कुल मिला के इनके पदकों की ये संख्या है। और मोनिका के लिए दोस्तों क्षेत्र के लोग दुआ कर रहे हैं कि मोनिका शानदार प्रदर्शन करते हुए पुनः भारत की बेटी होने का और भारत का नाम रोशन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और बादरा का नाम भी दोस्तों जो है वो हो। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं तो बादरा में आज भी दोस्तों गंदे पानी की समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल पाई है, और 30 नंबर वार्ड के लोग लगातार गंदे पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। और बार बार कहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन जलदाय विभाग की तरफ से दोस्तों जगह जगह गड्ढे खोदकर ज़मीन में अपने जो सेंटर पॉइंट बना रखे हैं जलदाय विभाग के, वो चेक करते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो गंदा पानी पीने को लोग अभी भी बादरा में मजबूर है, जो कि दोस्तों बहुत दुखद खबर है। और आज दोस्तों मैं आपको मंडी के भाव अगर बताऊं तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आदमपुर मंडी से, जो हरियाणा की मंडी है। नरमा 14,000 के आज पार हुआ, और गेहूं 5800 रुपये, सरसों 5800 रुपये का भाव रहा आदमपुर मंडी में। सादुलपुर में दोस्तों ग्वार के भाव 5,925 रुपये रहे, जबकि बाजरा के भाव 2,225 रहे। और बाजरा मंडी में गेहूं के भाव 2,126 रहे, चना के भाव 4,602 रहे, जबकि सरसों के भाव 6431 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5501 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 14,000 के पार हुआ, कपास 8200 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 6675, जबकि गेहूं के भाव 2,050 रुपये प्रति कुंटल रहे। और नौर में मोट 6875 रुपये, सरसों के भाव 6680 रुपये, ग्वार के भाव 5810 रुपये, चना के भाव 4616 रुपये, अरंडी के भाव 7300 रुपये, जबकि गेहूं 2150 रुपये, और जौ के भाव 2469 रुपये, तारामीरा के भाव 5365 रुपये रहे। इलाहाबाद मंडी में दोस्तों नरमा के भाव 12,900 रहे, फतेहाबाद मंडी में नरमा 13,500 रुपये प्रति कुंटल बिका, और हनुमानगढ़ मंडी में 13,800 रुपये प्रति कुंटल नरमा बिका, जबकि रावतसर में नरमा
प्रति कुंटल बिका है। और बरवाड़ा मंडी में दोस्तों नरमा बिका है 11,900, सरसों बिकी है 6650, जबकि रायसी नगर मंडी में सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज अगर देखें तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था, कल जिस प्रकार से मौसम की भविष्यवाणियाँ मौसम विभाग की तरफ से की गई थी कि आज गर्मी से निजात मिलेगी, तो आज दिन भर गर्मी से लोगों को निजात मिली और मात्र 43% तक ही आज पारा चढ़ा। और कल भी लोगों को जो है निजात मिलने वाली है गर्मी से दोस्तों, प्रचंड गर्मी नहीं होगी। कल भी टेम्परेचर अधिकतम 43 डिग्री प्रति जो है वही रहेगा, और परसों के लिए भी ज़रूर 44 होगा, और उसके बाद में 47 भी आपको एक बार देखने को मिल सकता है। फिर इस महीने के अंत तक आपको प्रचंड गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों में गर्मी से राहत आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चली और शाम को भी इसी प्रकार से हवा चलने वाली है। तो कुल मिला के कल 17 मई को टेम्परेचर कैसा रहेगा, 31 से 40 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, और 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा, 36 से 42 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। और बादल दोस्तों 30 से 40-50% ही दिन भर छाए रहेंगे, और रात्रि को 50% तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 31 से 35 डिग्री ही रहेगा। तो कुल मिला के आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ आपको मिलेगा, और कल दिन भर हवा 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार तक चलेगी। तो ये रहे दोस्तों मौसम के मिजाज के बारे में खबर और मंडियों के भाव। 7 बजे के समाचार में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।